रखता है भर्ती की आज की खबर। ईबीएस 10% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। यूपी में कैटेगरी एसटी एसटी में क्या बदलाव हुआ है। एलटी शिक्षक भर्ती की खबर जानेंगे। रोजगार की भरमार उत्तर प्रदेश में, इस वीडियो में बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। तो पहले बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की आरक्षण के बारे में। तो सरकारी नीतियों के लिए गैरकानूनी नहीं आर्थिक मानदंड। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की मौखिक टिप्पणी। नई लिस्टिंग प्रणाली से विविध मामलों की सुनवाई के लिए मिल रहा कम समय। अब इन्होंने क्या कहा है, वर्गीकरण के लिए एक उचित आधार का हिस्सा। पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एम रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने इस टिप्पणी की कि सरकार ने आर्थिक मानदंडों के आधार पर नीतियां बनाई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी नीतियों का लाभ लक्षित लोगों तक पहुंचे। आर्थिक मानदंड एक जायज आधार है और वर्गीकरण के लिए एक उचित आधार है, हिस्सा है, यह गैर कानूनी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि 10% जो आरक्षण दिया गया है वह गैर कानूनी नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नीतियों का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक मानदंड गैर कानूनी नहीं है, यह वर्गीकरण के मान्य आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मौखिक टिप्पणी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और दाखिलों में 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ को याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बताया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का एकमात्र मानदंड किसी परिवार की वित्तीय स्थिति का होना असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान के तहत इस तरह का आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पूरी तरह से अनुसूचित, मनमाना, अवैध और असंवैधानिक है। यह इंद्र सोहाड़े या मंडल के फैसले को सरकार द्वारा खारिज करने की कोशिश है। इस फैसलों में कहा गया है कि किसी को आरक्षण देने का एकमात्र मानदंड आर्थिक आधार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो बात रखी थी कि एक मानदंड नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ पर आर्थिक के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही मान लिया गया है। तो आने वाले टाइम में सभी वैकेंसियों में सभी में ये अप्लाई होने वाला है। जितने भी आर्थिक गरीबी से जो ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी आ रहे हैं जनरल वाले, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा यहाँ पर। वहीं बता दूं कि पशु चिकित्सा अधिकारी के 215 पदों के लिए साक्षात्कार 19 सितंबर से शुरू होगा। कि जिन उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 42 पदों के लिए भी होंगे साक्षात्कार। एक साथ हुआ चयन पर कई अभ्यर्थी रह जाएंगे जूनियर। अब मैं एलटी ग्रेड की जो बात है बता दूं, यहाँ पर जो चिकित्सा से जो संबंधित हैं वो लोग अपना दे सकते हैं। वहीं पर एलटी ग्रेड शिक्षक के तहत कला विषय के 470 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित हुए 2 साल हो चुके हैं। इनमें से 134 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली साल भर पूरे होने जा रहे हैं और 90 अभ्यर्थी नियुक्ति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एक साथ चयन के बावजूद ये 90 अभ्यर्थी अन्य चयनितों से जूनियर हो जाएंगे। कला विषय में आर्ता के विवाद के कारण तकरीबन 250 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जा चुका है। 134 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। वहीं समकक्ष आर्ता के विवाद में तकरीबन 90 अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में फंसी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग की ओर से समकक्ष आर्ता का विवाद दूर करते हुए फाइलें निदेशालय को काफी पहले भेज दी गई थी, लेकिन निदेशालय ने अब तक मामले पर शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी बार बार शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि समकक्ष आर्ता का विवाद दूर करने के किए जाने के लिए बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। साथ में चयन होने के बावजूद वे अन्य अभ्यर्थियों से पीछे हो गए हैं। जितनी देर से नियुक्ति मिलेगी अभ्यर्थियों को उतना ही नुकसान होगा। नियुक्ति पा चुके अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले वे जूनियर हो जाएंगे और इसका असर उनके वेतन, इंक्रीमेंट एवं प्रमोशन पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विषमता रहती है। कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है, उसके बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाती है। तो आयोग और सरकार इस बात पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इनको नियुक्ति प्रदान कराए। बात कर लेते हैं सेवा योजना कार्यालयों से अब रोजगार की भरमार। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 6 माह में ही 93,000 युवाओं को विभिन्न निजी कंपनियों में दिलाई गई नौकरी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 93,000 युवाओं को नौकरी दिला दी गई है। और जो ग्राफ है वो ग्राफ के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि 2017-18 में 633 लोगों को जॉब मिली थी, 2018-19 में 685 को,
और 19-20 में 733 को, 2021 में 669 को। तो ये युवाओं के बढ़ते कदम हैं। इस तरीके से युवाओं को यहाँ से रोजगार दिया जा रहा है, तो ये रोजगार का एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है युवाओं के लिए। और जो बेरोजगार हैं साथी, वो मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में भाग लेके एक जॉब पा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी कैबिनेट का फैसला, यूपी की गौड़ एवं 5 उपजातियों को अब एसटी का दर्जा दे दिया गया है। 5 राज्यों की 12 जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल। हिमाचल का हाटी समुदाय भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो अब इन जातियों को एसटी में शामिल कर दिया गया है। तो अब अभ्यर्थियों कहीं ना कहीं इन जातियों को फायदा मिलने वाला है। तो 13 जिलों में पहले से एसटी, अब 4 और जिलों में जुड़े हैं। गौड़, बिरुदरी व उपजातियों की संख्या करीब 5 लाख है। तो ये यहाँ पे मोदी सरकार कैबिनेट का फैसला है। अब आने वाले टाइम में ये नियम बन जाएगा और जो जातियाँ एसटी में शामिल होकर जॉब वगैरह में इनको रिजर्वेशन मिल सकता है और इनका उत्थान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट की। तो यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, 54 पदों पर सीनियर स्ट्रक्चर डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर भर्ती है। जो अभ्यर्थी इसके काबिल हैं, जो देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिससे जाके आप लोग इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में भी 17 पदों पर असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पद खाली हैं। तो यहाँ पर भी जाके ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ऐसे चंडीगढ़ में भर्ती निकल रही है, जेबीटी की प्राइमरी टीचर के पद रिक्त हैं वहाँ पर। और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में भी जगह निकली हुई हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में भी निकली हुई हैं। तो जो भी इसके कैपेबल हैं, तो यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन देख के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नित्य शिक्षक भर्ती की। 6800 चयनित साथियों की कोशिश है कि अपना दल की जो प्रमुख अनुप्रिया पटेल जी हैं, तो उनकी वो हेल्प कर रही हैं और उन्होंने जैसे गृह मंत्री के सामने भी बात रखी थी कि अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए 6800 को। उधर बीच केस में, कोर्ट केस में केस चल रहा है, तो अब उनको 19 सितंबर को डेट मिल चुकी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। तो 6800 चैनल साथियों का मानना है कि अब वो टाइम आ गया है कि सब लोगों को सहयोग करना चाहिए और जो टॉप मोस्ट 4 एडवोकेट किए गए हैं, उनका फुल पेड फीस जमा की जाए, जिससे कि एक अच्छी से रणनीति बना के तैयारी की जाए और नियुक्ति का रास्ता निकल पाए। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं, प्रवीण पाल ने भी रिक्वेस्ट की है कि जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उनका सहयोग करें और अगर अगले महीने जाना चाहते हैं विद्यालय, तो भी अगर उसका फैसला आ पाता है तो जल्द ही आप लोग विद्यालय में हो सकते हैं। सरकार आप लोगों को नियुक्ति प्रदान कर सकती है। वहीं पर अचयनित साथियों ने ज्योति सिक्का को भी अपर जो एडवोकेट हैं और उनको हायर करने की बात की है और अपनी बात मजबूती से रखने की बात कह रहे हैं। अगर दोनों तरफ से अपर महाधिवक्ता जाएंगे, इस तरीके से अगर बहस होती है, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला और लंबा खिंच सकता है। बशर्ते किसी अगर एक पर बहस होती, चाहे 13,156 को लेकर, 27-21% को लेकर या 6800 की लिस्ट को लेकर, तो फैसला जल्दी आ सकता था, नियुक्ति मिल सकती थी। लेकिन बट 2 भागों में बटे होने के कारण से ये मामला और भी लंबा खिंच सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो अधिवक्ता हैं बहुत ही सीनियर अधिवक्ता हैं, रेपुटेटेड अधिवक्ता हैं। अब देखना ये है कि अब जो 19 तारीख को जो केस लगा हुआ है लखनऊ बेंच में, तो उसमें क्या होता है। और उधर इलाहाबाद बेंच में भी चल रहा है केस, तो शायद उसको 16 सितंबर को सुनवाई हो सकती है। अब देखना ये है कि क्या होता है इन दोनों मैटरों में, और कोई भी अपडेट निकल कर आएगी 6800 से लेकर या 27 और 21% को लेकर, तो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा लें, तो सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आप लोगों का क्या मानना है, 27-21% मिलना चाहिए या 6800 की लिस्ट पूरी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।